नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। मैं आपको रोज मैथ का एक प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं और यह सीरीज आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कंपनी एक वस्तु को इस मूल्य पर बेचती है कि उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, यह आपको बताना है। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है कि एक वस्तु को बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, तो आप क्या करते हैं? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो सीपी और ये एसपी होगा। तो 25% का लाभ होता है एक वस्तु को बेचने पर। तो आप क्या करते? अगर वस्तु 4 की है तो 1 का लाभ हो रहा है, क्या हो गया? 5 हो गया एसपी। ठीक है, लेकिन यहां आपको दे रखा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो गया? सीपी और ये एसपी। तो विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, मतलब 4 क्या है? विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है कितने का? 1 का लाभ हो रहा है। तो सीपी कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। तो आपको क्या बताना है? वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। तो कितने पर लाभ हो रहा है? 3 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 1/3 हो गया। तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 33.33%। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगर आपको 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज वैल्यू पता नहीं है तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी फ्रैक्शन को 100% से मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 है, जो क्रय मूल्य से कितना है? 33% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो ये दे रखा है इसको तो आपको नेग्लेक्ट कर देना है, ये काम आएगा ही नहीं। तो आपको यहां दे रखा है कि 33% अधिक कर रखा है अंकित मूल्य, और उस पर क्या दे रखा है? 13% का छूट दे रहा है। तो आपको क्या बताना है? 13% उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपको छूट प्रतिशत बतानी है। ठीक है, कैसे बताओगे? अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो उस पर कितने ज्यादा अंकित किया जा रहा है? उस पर 33% अंकित, ज्यादा अंकित किया जा रहा है, 33%। तो 100 का 33% कितना होता है? 33 ही होता है। तो ये कितना हो गया? 133 हो गया। क्लियर है? आगे आपको क्या दे रखा है कि उसको कितने का लाभ होता है? 13 का लाभ होता है। जो सीपी पर जब वो बेचता है, ये क्या हो गया? एमपी। जब वो बेचता है तो क्या होता है? 13 का लाभ होता है। तो 100 पर 13 का लाभ मतलब क्या हो गया? 13% का लाभ मतलब 13 का लाभ। तो ये कितना हो गया? 113 हो गया। ये क्या हो गया? ये एसपी हो गया है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? डिस्काउंट प्रतिशत। तो डिस्काउंट प्रतिशत किसके ऊपर दिया जाता है? एमपी पर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस बेचने पर। तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 133 क्या है? एमपी है, मार्क प्राइस है, और 113 में बेचा जा रहा है। तो कितने का मिल रहा है? 20 का मिल रहा है। कितने का? 20 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20 का आपको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। कितने पर मिला है? 133 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो गया? 2000/133। तो 2000 के अंदर हम 133 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 200 में। 200 में गया अपने पास एक बार। तो बचा क्या अपने पास? 133 निकाल लेंगे 200 में से, तो 67 बच गया। 0 1 है, क्या हो गया? 670। तो 670 के अंदर 133 का भाग देंगे,
क्या कितनी बार जाता है? 13 चौक 13 पंजो 65, तो ये कितनी बार गया? 5 बार गया, 15 बार गया टोटल। तो 15 बार किस ऑप्शन में जा रहा है? ऑप्शन बी के अंदर जा रहा है। एक ही ऑप्शन के अंदर 15 बार जा रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। अगर आपको पूरा आंसर निकालना है तो आप भाग देकर निकाल सकते हो। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि परखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 56,700 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5400 के कुल लाभ में परखर का हिस्सा 1400 था, तो परखर का निवेश कितना है? जब भी आपके सामने व्यवसाय का क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि जब जब दो पार्टनर एक व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय को करने की जो समय है, उसमें जो निवेश करने का जो समय है दोनों पार्टनरों का सेम है, तो जो निवेश करने का रेशो है उसी रेशो के अंदर उनका क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइड होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये सवाल दिखे व्यवसाय का तो ये चीज आपको याद आ जानी चाहिए। क्लियर है? तो ये परखर है और ये रिया है। ठीक है, टोटल लाभ अपने पास क्या है? 5400 का है और परखर का लाभ 1400 का, तो रिया का लाभ कितना का हो गया? 4000 का। ठीक है, काटते हैं, 2 0 से 2 कैंसिल, 2 से 7 और 2 से 20, तो दोनों के जो प्रॉफिट है उसका रेशो सेम क्या आ गया? 7:20 आ गया। तो जो इन्वेस्टमेंट करने का रेशो भी क्या आ जाएगा? 7:20 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि परखर, जो परखर है उसका निवेश कितना है, तो परखर का निवेश किस रेशो के अंदर है? 7 के रेशो के अंदर। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल चेक करते हैं। क्या डी है? 7 दूनी 14, 3 में भाग नहीं जाएगा तो डी 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, क्या सी है? 7 दूनी 14, इसमें भी नहीं जाएगा तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या बी है? 7 का भाग देते 7 दूनी 14 बचे 2, 22, 7 का भाग नहीं जाएगा। क्या ए है? तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ए है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए आंसर आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। अगर आप कहोगे सर नहीं मुझे तो पूरा ही सोल्व करना है, तो अब मैं आपको पूरा सोल्व करना है बता देता हूं। तो दोनों का टोटल इन्वेस्ट कितना है? 7 और 20 कितना हो गया? 27। और 27 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 27 की वैल्यू आपको दे रखी है 56,700। ठीक है, कितनी दे रखी है? 56,700। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 का भाग दो 56 में, तो कितनी बार गया? 2 बार, 54 बचे क्या? 27, एक बार गया, तो एक की वैल्यू 2100 आ गई। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? इसको 2100 से मल्टीपल कर दो, तो 21 7 कितने होते हैं? 147। क्या हो गया? 14,700 आपका सही आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 2492 मीटर और 1914 मीटर लंबी 2 सुरंगों को क्रमशः कितना 81 सेकंड और 64 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, जब भी रेलगाड़ी किसी भी सुरंग को या प्लेटफॉर्म को या दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो उस सुरंग, प्लेटफॉर्म या रेलगाड़ी के साथ साथ खुद की लंबाई भी डिस्टेंस में ट्रेवल करती है। तो खुद की लंबाई भी क्या करती है? ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इधर देखिए आप, तो जो एक रेलगाड़ी है उसने फर्स्ट सुरंग पास की, तो उसने कितनी डिस्टेंस दूरी तय की? L प्लस 2492, और कितने सेकंड में पास की? 21 सेकंड में। ठीक है, जब दूसरी सुरंग को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? L प्लस खुद की दूरी प्लस 1914। ठीक है, अब ये कितनी सेकंड में पास करती है? 64 सेकंड के अंदर। क्लियर है? क्या आप लोग यहां से रेलगाड़ी की स्पीड नहीं निकाल सकते? तो आप बोलोगे जी सर हम यहां से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल, तो यहां से क्या ले लेते हैं? इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं।
जिससे क्या हो जाएगी, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना है जो है डिफरेंस, वो कितना है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, माइनस कर दो, 2492 से माइनस करेंगे 1914, तो क्या हो गया, 8, 7 में से एक गया, 8 में से एक गया तो 7, और क्या बच रहा है 19 में, 24 में से 19 गया तो 5। तो अपने पास जो डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, यानी कि जो पहली सुरंग को पार करने में रेलगाड़ी ने जो एक्स्ट्रा दूरी तय की है वो कितनी है, 578 मीटर है। कितनी है, 578 मीटर। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा समय लगा है पहली सुरंग को पार करने में वो कितना लगा है, वो लगा अपने पास 17 सेकंड का। कितने का लगा है, 17 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगा है। तो टाइम अपने पास आ गया 17 सेकंड। तो जो 578 मीटर है उसको पार करने में 17 सेकंड लगे हैं। तो एक सेकंड में कितने मीटर पार करेगी, कितने आ गए, 17 को भाग देंगे कितनी बार, 17 3 51। ठीक है, बचे कितने, 6 और 8, 17 चौकू 68। जो ट्रेन है उसकी स्पीड अपने पास निकल कर आएगा भाई मीटर पर सेकंड, 34 मीटर पर सेकंड इसकी क्या गई अपने पास स्पीड आ गई है। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर ट्रेन की स्पीड पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता 34 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, एक स्टेप आगे पूछा है। तो चलो इसकी लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो कोई सा भी केस ले लो आप, या तो ये ले लो या ये ले लो। तो अपन नीचे वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई है इक्वल क्या है, तो 64 सेकंड में ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है। तो अपने पास अब स्पीड भी आ गई, टाइम भी है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, 64 मल्टीपल समय में स्पीड का मल्टीपल करके 34। अब इसमें से क्या घटा देंगे, क्योंकि जो 64 सेकंड है उसके अंदर वो खुद की दूरी भी तय कर रही है और टनल की दूरी भी तय करनी है। तो हमारे पास टनल की दूरी है कितनी है, 1914 है। ठीक है, कितनी आ गई, 1914 आ गई। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, मल्टीपल करते हैं, 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 4 3 12, 2 6 3 18, 0 4 3 12, 1 मिनट, 4 3 12, 2 6 3 18, क्या हो गया 19। ये क्या आ गया, 6 7 11 1 2 2176 आ गई। तो जो क्या नाम से दूसरी सुरंग को पार करने में जो ट्रेन ने दूरी ट्रेवल की है वो की है कितनी की है, टोटल 2197। तो 2197 से क्या माइनस करना है, सुरंग की लंबाई कितनी आ गई, सुरंग की लंबाई माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 2 6 और 21 में से 19 गया था तो 262 मीटर आ गए। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 262 मीटर है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आ गया तो क्या करते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि एक सीधी दीवार से टिकी, सीधी नहीं है सिड्डी है, एक सिड्डी दीवार से, ये क्या है सिड्डी है, तो एक सिड्डी दीवार से टिकी हुई है। सिड्डी का जो निचला हिस्सा है दीवार से इतने मीटर 1115.4705 सेंटीमीटर दूर है और सिड्डी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जिस दीवार को यह सिड्डी छूती है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही स्टूडेंट देखेगा इसको, वो इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन की तरफ भी देखना है। अगर आप ऑप्शन की तरफ देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्स जाके इस सवाल को कर सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई दीवार है और ये सिड्डी लगी हुई है, और इस दीवार से जो ये सिड्डी है इसका निचला हिस्सा है वो कितनी दूर है, 1115 पॉइंट, अभी 4705 इसको क्या मान लेते हैं अपन, 50 मान लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर मान लो, क्योंकि अपन को क्या जाना है, अप्रोक्स जाना है। ऑप्शन के अंदर अंतर बहुत ज्यादा है, लगभग 200 के आसपास है। तो ये कोण अपन को क्या दे रखा है, 60 डिग्री। ये क्या होता है 90, ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो जब भी आपको ये वाला दे तो जो 30 60 और
90 के अंदर जो रिलेशन वो आपको याद आ जाना चाहिए। क्या रिलेशन है? अगर 30 का वैल्यू 1 है तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। और जो 90 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये रेशो रहता है। तो √3 की वैल्यू क्या है? √3 का मतलब होता है 1.73। तो इसको भी क्या मान सकते हैं अपन? लगभग 1.7 ले सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्स में हमें जाना है। ठीक है, तो हमारे सामने 30 की वैल्यू दे रखी है, मतलब 1 की वैल्यू दे रखी है, और आपसे ये पूछा है, मतलब 60 के सामने पूछा है, तो आपको क्या निकालना है? √3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या है? 1115.5 है। ठीक है, और निकालना क्या है? √3 की वैल्यू। तो किससे मल्टीपल करना है? 1.7 से मल्टीपल करना है। तो क्या आ जाएगा? 17 को 5 से मल्टीपल करो, 17 5 85 का 5 8, 17 5 85 और 8 कितने हो गए? 93 का 3, 17 एकम 17 और 9 कितने हो गए? 26 का 6 2, 17 एकम 17 और 2 19 9, एक बचा अपने पास। 17 एकम 17 कितने हो गए? 18। कितने के बाद में? 2 के बाद में 1896.35 इसका क्या आ रहा है? लगभग आंसर आ रहा है। तो जो ऑप्शन होगा वो 1896.35 के अप्रोक्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? क्या 1200 है 1800 के आसपास? नहीं। क्या 1750 1715 है 1896 के पास? नहीं। क्या 1932 है? तो आप बोलोगे जी 1932 है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्या 1550 है? आप बोलोगे नहीं। तो ये 3 ऑप्शन अट गए, बचा क्या? सी ऑप्शन बचा। आप अगर आप बोलोगे, आप में से कुछ बोलोगे नहीं सर मुझे तो एग्जैक्ट आंसर ही निकालना है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आपको क्या करना है? इसकी मल्टीपल किससे करनी है? 1.73 से करनी है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर ही आ जाएगा इसके आसपास। ठीक है, नहीं निकालना है आपको, अगर आंसर टिक करना है, क्वेश्चन में 1 नंबर लेना है एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या करना है? मेरे तरीके से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि शीतल अपने मासिक वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। यदि उसके खर्च के बाद शेष राशि कितनी बचती है? 33,200, तो उसका मासिक वेतन क्या है ये आपको बताना है। तो 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। तो 5 क्या है? उसका वेतन है, और 3 क्या कर देता है? वो घरेलू खर्चों पर खर्च कर देती है। तो 5 क्या हो गया? वेतन हो गया। ठीक है, सैलरी। 3 खर्च कर देती है वे, तो बचा क्या अपने पास? रिमेनिंग 2 बचा है रिमेनिंग, और इस 2 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 33,200। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का भाग 2, 1 6 6 0, 16,600 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 16,600। और पूछा क्या है? मासिक वेतन पूछा है। मासिक वेतन क्या है? 5। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 को मल्टीपल कर दो 16,600 से, मल्टीपल कर दो, कितने जा रहा है? 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30, 3 33, और 3 बचे 5 1 5, कितने हो गए? 8। क्या हो गए? 83,000 आ गए। तो उसका जो शीतल है उसका मासिक वेतन कितना है? 83,000 है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 83,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भानु शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि भानु अपनी कार अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से ड्राइव करता है तो वह शहर बी में 50 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि भानु अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो इससे पहले आप मुझे बताइए, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? तो आप बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम के मल्टीपल के इक्वल। तो ये चीज सभी को पता है। अगर मैं आपको बोल दूं ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड है, स्पीड और टाइम के अंदर जो रिलेशन हो वो कैसा होगा? स्पीड व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? टाइम के। किसके होगी? टाइम के। जो स्पीड है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी टाइम के। तो जब भी आपके पास स्पीड बढ़ेगी तो जो टाइम है वो क्या होगा? घटेगा। जब भी स्पीड बढ़ेगी
टाइम घटेगा, और जब भी स्पीड घटेगी टाइम बढ़ेगा। तो क्या होगा, इनके बीच आपस में उल्टा रिलेशन हो जाएगा। चलो इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर आपको किन्हीं दो चीजों की स्पीड दे रखी हो, उनका रेशो दे रखा हो, जैसे स्पीड का आपको रेशो दे रखा हो 5:7, तो टाइम का रेशो पूछा हो, तो टाइम का रेशो क्या होता है? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो दे रखा है और टाइम का रेशो पूछा है, तो टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का उल्टा होगा, 7:5 होगा। समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए से बी तक कोई यात्रा करता है। जो ए से बी है, हमें पता नहीं है ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है। ए मान लो यहां पर है, और जो बी है वो मान लो यहां पर है, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है पता नहीं, डी है, लेकिन दोनों स्पीड के लिए कांस्टेंट है। दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, डी हो गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वो सामान्य चाल से 1/3 में चलता है। अगर उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है, 3 है, तो प्रेजेंट में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो ये रेशो दे रखा है, ये किसका दे रखा है, हमें स्पीड का दे रखा है। तो नॉर्मल स्पीड 3 है, तो प्रेजेंट में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 हो गई। तो टाइम का रेशो क्या होगा, जस्ट उल्टा, 1:3 हो गया है। और टाइम के जो रेशो है 1:3 का, इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है। इनके बीच जो डिफरेंस हो 2 का है, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 50 मिनट दे रखी है। क्या दे रखी है, 50 मिनट। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 25 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भानु अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है, तो उसे शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो नॉर्मल स्पीड क्या है, ये है। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, 1 यूनिट लग रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या है अपने पास, 25। तो कितने मिनट लगेगी भानु को ए से बी तक पहुंचने में, 25 मिनट लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? एग्जाम में अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ गया तो आप उस सवाल को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और आपको क्लास के लास्ट में 25 में से आपने कितना स्कोर किया है वो आपको जरूर बताना है, और हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे से पहले आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि यदि एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 76% अधिक है, जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 76% अधिक है, तथा उस पर 54% की छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, ये आपको बताना है। अगर आपको ऐसा सवाल दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस में 76 कर देना है, माइनस में कितना करना है, जो डिस्काउंट दे रखा है 54, फिर माइनस में क्या कर देना है, 76 इंटू 54/100 कर देना है। करोगे या नहीं करोगे, तो आप बोलोगे जी सर जरूर करेंगे। अगर आपने बोला है तो 76 इंटू 54 कितना होता है, मल्टीपल कर लेते हैं। 5 का और 4 का 6 से मल्टीपल किया कितना हो गया, 6 चौक 24 का 4 बचे 2। 4 का 7 से मल्टीपल किया कितना हो गया, 28 और 2 30। तो यहाँ कितने आ गए, 30। ठीक है, 5 का 6 से मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, 30 का 0 बचे 3। 5 का 7 से मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, 35 और 3 38। ठीक है, जोड़ देते हैं, क्या हुआ, 4 0 और 11 कितने हो गए, 4, 41.04 आ गया। कितना आ गया, 41.04 आ गया है। तो क्या करेंगे, ये भी माइनस का ही है, 100 का भाग दिए तब आया ये यहाँ पे। ठीक है, तो यह कर देते हैं ऐड, 41.04 को ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, माइनस के अपने पास हो गए 5 और ये 9, 95.04 हो गए माइनस के, और प्लस के कितने हैं, 76। तो 76, 95 से 76 गया तो कितना बचा, 19.04% माइनस का। तो कितने की हानि हो रही है, 19.04% की हानि हो रही है।
तो क्या आंसर आ गया? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बैग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 76% अधिक अंकित करते हैं। ठीक है, मान लो उसका सीपी 100 है, तो कितना 76% अधिक अंकित करेंगे, प्लस 76%। तो 100 का 76% कितना होता है? 76 होता है। तो ये कितना होगा? 176 होगा। आगे बोल रखा है कि क्वेश्चन में 54% डिस्काउंट देते हैं। अब इस पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 54% का। तो 76 का 54, 176 का 54% कितना होता है? पहले इसका 1% लेते हैं, कितना हो गया? 1.76। इसको मल्टीपल करते हैं 54 से। चलो मल्टीपल करो, 6 चौक 24 का 4 और 7 चौक 28, 2 30 का 0, 3 और 4 एकम 4, कितने हो गए? 7। 6 पंजे 30 का 0, 7 पंजे 35 और 3 कितने हो गए? 38 और 5 एकम 5 और 3 8। ये क्या हो गया? 4 0 7 5 15 9। 95.04 होता है। 176 का 54% 95.04 होता है। ठीक है, तो 176 में से 95.04 घटाएंगे, कितना हो गया? 96 घटा देते हैं तो ये हो गया 80.96। ये क्या हो गया? इसका एसपी हो गया। तो सीपी को, कोई चीज 100 की थी, 80.96 बेचा जा रहा है, तो कितने का हानि हुआ, कितने की नुकसान हुआ? कितने का हुआ? 19.04 का हुआ। तो 100 पर अगर 19.04 का नुकसान हो रहा है तो कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? 19.4% का ही नुकसान हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 7, 11 और 13 एक प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीपल कितना होता है? 1 0 1। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में से कौन सी संख्या 1 0 0 1 से विभाज्य है। तो आप देखोगे क्या ये विभाज्य है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। तो बी ऑप्शन ही इससे भाज्य है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 7 × 11 × 13 होता है 1 0 0 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इसकी वैल्यू आपको बतानी है इसमें। तो क्या करते हैं, ये भाग जाएगा, भाग जाएगा तो अपन पॉइंट हटा देते हैं। यहां से दोनों का पॉइंट हटा दिया। अगर दोनों का पॉइंट हटा दिया तो 576 बटे कितने हो गए? 45 इंटू 1.5 है इक्वल क्वेश्चन मार्क कैसे कैसे और क्या हो गया? 1/5 हो गया। अगर यहां से अपन 0 उठाते हैं तो इधर 10 से मल्टीपल कर देते हैं। तो 15 से 3 बार गया। कितनी बार गया? 15 से 3 बार चला गया। ठीक है, ये गया, ये 2 बार। तो 2 किधर जाएगा? इधर चला जाएगा। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 का भाग देंगे 576 के अंदर, तो कितने हो गया? कितनी बार गया? 54 में जाएगा 9 बार, बचे 3 36। कितनी बार गया? 6 बार। तो जो क्वेश्चन मार्क्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 96 आ गई। तो आपका आंसर है 96। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 2/3 के 50% का 30% 325 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए, कोई संख्या अपने पास n है, उसका 2/3 का 50%, इसका मतलब होता है 1/2। तो 1/2 से मल्टीपल कर दो। उसका भी 30%, इसका मतलब होता है 3/10। तो क्या हो गया? 3/10 कितना है? 325 है। तो संख्या निकालनी है। ये 2 से 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 0 इधर आ जाएगा। तो संख्या क्या है? 3250 है। कौन सा ऑप्शन सही है? 3250 सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्या यह सवाल कठिन था?
क्या इसमें आपको कोई परेशानी हो रही थी करने में? तो आप बोलोगे नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप x की कुछ वैल्यू मान लो, कुछ ही मान सकते हो। x की वैल्यू आप क्या मानोगे? 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या मान ली? 1 मान ली। अगर x की वैल्यू 1 मान ली तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 10 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो गया? 10 प्लस 25, ऐसे कैसे बटे में x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 5 माइनस क्या दे रखा है? 5। ऐड कर देते कितने हुए? 35 1 36 बटे 6 माइनस 5। 6 में 6 का भाग 36 में भाग देंगे, क्या हो गया? 6 बार। तो 6 माइनस 5 क्या हो गया? 1 आ गया। तो डी नहीं है, सी नहीं है, ए भी नहीं है। क्या एक्स है? तो आप बोलोगे जी सर एक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 ली थी, तो आंसर भी 1 ही आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि अंकिता और उसकी बेटी अनुश्री की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पूर्व है, पूर्व का मतलब अब से 5 वर्ष पहले अंकिता की आयु अनुश्री की आयु की 3 गुनी थी। तो जो ये रेशो हमें दे रखा है अंकिता और ये जो अनुश्री का रेशो है, जो 5 वर्ष पूर्व क्या थी? अगर इसकी एज 1 है तो इसकी कितनी थी? 3 गुनी थी इसकी। ये जो रेशो दे रखा है क्या है? 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वर्तमान आयु है उसका योगफल कितना है? 50 है। 5 वर्ष पूर्व कितना होता? तो 5 इसकी एज घटेगी और 5 इसकी एज घटेगी, टोटल कितनी घटेगी? 10। तो 10 घटा देते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की जो एज थी उसका योगफल 40 था हमारे पास। क्वेश्चन में कितना योगफल दे रखा है रेशो के अंदर? 3 और 1 4। 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो अनुश्री है उसकी वर्तमान आयु बतानी है, तो अनुश्री की आयु क्या हो जाएगी? 10 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू क्या है? 10। तो ये कौन सी आयु निकल के आई है? 5 वर्ष पूर्व की। निकालनी कब की है? अब की, प्रेजेंट की। तो क्या कर देंगे इसमें? 5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया? 15 आ गया। तो जो वर्तमान में जो अनुश्री है उसकी आयु है 15 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या ये सवाल आप सभी लोग क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। यह एक कैलकुलेटिव सवाल है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है आपको। तो मैं पूछूं कि जो एरिया है, एरिया और जो त्रिज्या है उसका क्या रिलेशन है? तो एरिया समानुपाती है त्रिज्या के स्क्वायर के। और वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको? वॉल्यूम आपको दे रखा है, दे नहीं रखा, वॉल्यूम होता है, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम समानुपाती होता है तो त्रिज्या उसके क्यूब के। ठीक है, ये चीज पता है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो क्षेत्रफल है, पहले तो उसका क्षेत्रफल 100 था, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया? 69% की वृद्धि हो गई, तो 169 हो गया है।
तो ये क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस रूप में है, आर के स्क्वायर के रूप में है। अगर हमें वैल्यू निकालनी है आर की तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई, पहले 10 थी अब कितनी हो गई, 169 क्या होता है, वर्गमूल 13। पहले 10 थी अब 13 हो गई। क्वेश्चन में पूछा कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन में वृद्धि कैसे होती है, आर का क्यूब होगा। तो इधर आर, अगर पहले आर कितनी थी, 10 थी, तो 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000। और अब आर कितनी हो गई, 13, तो 13 का क्यूब कितना हो गया, 2100, क्या होगा, 2197। 13 का क्यूब क्या होता है, 2197 होता है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है 1197 की। कितने पर, 1000 पर। तो क्या करेंगे, इसके 1% का भाग दे देंगे। 1% क्या हो गया, 10, 10 का भाग देंगे क्या हो गया, 1 पॉइंट लगा देंगे। तो 119.7% की वृद्धि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है कि 1% का भाग क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कितने की वृद्धि हो रही है, 1197 की। कितने पर, 1000 के ऊपर। तो प्रतिशत निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीपल कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो में से तो ये लग गई। ठीक है, आ गया समझ में। तो आप बोलोगे जी सर आ गया है। अब काफी लोगों के ये समझ में नहीं आया कि ये रूट क्यों कर रहे हैं, त्रिज्याई क्यों ले रहे हैं। तो चलिए मैं समझाता हूँ, ये चीज भी आपको समझा देता हूँ, ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। अभी अच्छे से ध्यान लगा के समझना, फिर बाद में मत बोलना कि मेरे समझ में नहीं आया। मैं एरिया से समझा देता हूं, जो एरिया अपन को दे रखा है। चलो, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता अपने पास, त्रिभुज का नहीं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कब था, ये पहले था, तो पहले इसको क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। लेकिन जब वृद्धि 69% की हो गई, मतलब वृद्धि हो रही किसी चीज की, यहाँ पे क्वेश्चन में 69% दे रखा है, लेकिन कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, त्रिज्या चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितनी हो जाएगी, R2। हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्या है, R2 है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये से ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, किस चीज का रेशो आया, R1 का स्क्वायर रेशो R2 का स्क्वायर। समझ आ गया कि यहाँ पे हमने ये क्यों लिया था। ठीक है, वॉल्यूम में भी ऐसा ही होता है। सब क्लियर है, अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला सवाल। सवाल में आपको दे रखा है कि एक बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने चौथा सेट कर रहे हैं आज हम। तो अभी तक आपने देखा होगा कि मेंसुरेशन के जितने भी सवाल आ रहे हैं वो फॉर्मूले बेस आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो आधार का क्षेत्रफल है बेलन के आधार का, वो क्या है, 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो बेलन का जो आधार है वो क्या होता है, एक वर्त होता है। क्या होता है, एक सर्किल होता है। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 169 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट 13 हो गया। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, 13 आ गई है। तो यहां पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पहले तो मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देता हूं। CSA इक्वल होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच। और तो टी ऐसे होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच। और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता रखा हूं, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया
2 को ऐसे कैसे, पाई को लिख देंगे 22/7 इंटू आर कितनी दे रखा है 13, और आर कितनी हुई 13, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 प्लस 15, त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ेंगे कितना गया अपने पास 28, 7 से कैंसिल कितना गया 728। अब ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो सभी ऑप्शन है उनके जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, सबके अलग अलग है। तो आप यूनिट डिजिट से इसको करते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 को 3 से मल्टीपल किया तो कितने आएगा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना गया 4, 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट आ गया 4, और 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना गया यूनिट डिजिट 8 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन के अंदर है यूनिट डिजिट 8, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो आप बोलोगे मैं यूनिट डिजिट से नहीं करूंगा, मुझे तो पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूं। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो क्या हो गया 4 दूनी 8 कितने हुए 8 और 22 कितने होते हैं, 8 को 22 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास है 176, बचे क्या 13, 13 को 176 से मल्टीपल करो, 13 छकी 78 का 8 बचे 7, 13 7 91 और 7 कितने हुए 98 का 8 बचे 9, 13 एकम 13 और 9 कितने हो गए 22, तो 2288 आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर शीर्ष की लंबाई क्या है, जिसकी भुजा पी क्यू 25 है, पी आर 25 है और क्यू आर 40 है। दो 25-25 है, इसका मतलब ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज आकृति ले लेते हैं, ये लो, ये आ गई अपने पास त्रिभुज की आकृति, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये त्रिभुज की आकृति आ गई अपने पास, ये क्या है, इसको मान लेते हैं P, एक मिनट पेन ले लेते हैं, इसको मान लिया P, ओ मोटाई भी चेंज हो गई, ये P है, एक Q है, ये R, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भुजा QR पर शीर्ष लंब है, जो भुजा QR है उस पर शीर्ष लंब कहां से, P से। तो चलो शीर्ष लंब डाल देते हैं, ये डाल दिया शीर्ष लंब, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री क्यों बना दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में PQ 25 दे रखी है और PR भी 25 ही दे रखी है, तो दोनों क्या है, बराबर है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो 90 डिग्री ही कोण बनाता है। और ये सामने क्या है अपने पास, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगे, ये कितने की है 40 की, तो ये हो गई 20 और ये हो गई 20। तो आपसे पूछा क्या है, इसकी लंबाई पूछा है, ये क्या हो गई ए मान लो, PA, इसकी लंबाई आपसे पूछी, तो कैसे निकालोगे, तो 20 और 25 और 20, 25 और 20 देखते ही आपको एक ट्रिपलेट याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा 16 20 25, क्या याद आ रहा होगा 16 20 25, कैसे आया 3 4 5, इसको मल्टीपल कर दो 5 से, तो 16 20 25, तो ये क्या है, इसकी हाइट 16 है, क्या गई 16 20 25, 16 20 25 नहीं होगा, 5 से मल्टीपल करें यहाँ पे 15 आएगा, 15 20 25 होता है एक में, 15 20 25, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आप बोलोगे सर मुझे तो ट्रिपलेट याद ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो आपके लिए पाइथागोरस है। पाइथागोरस वो आप ही के लिए बनी है जिनको ट्रिपलेट याद नहीं है, उन्हीं के लिए तो पाइथागोरस बनी है। पाइथागोरस का यूज कैसे करेंगे, हमें हाइट निकालनी है, PA² किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्या हो गया 20 का स्क्वायर, तो यहां से आपकी ये हाइट निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गया, अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 25 वो क्या नाम से 35x³ y² z बटे 7x y⁴ भाग देना है 25x y इनवर्स 2 z का भाग देना है।
तो जो ये 25 है इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हो आप 25xz/y²। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। ये आ गया 35x⁻3 y⁻2 और ये z/बटे क्या है 7x y⁻4 है, और बटे में एक और है, क्या है 25xz। y क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा y²। कैंसिल करते हैं, चलो 7 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 5 बार। 5 से कैंसिल करेंगे कितनी बार गए 25 को, 5 बार। ठीक है, x कितने x अपने पास, 2x है तो 2 से ये कैंसिल। y कितने अपने पास, 4 है, 4 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, z कितने बचे, 1 z बचा। सब कैंसिल हो गए तो बचा क्या अपने पास, x/5 बच गया। 1 x तो ये और 5 ये रहा। तो किस ऑप्शन के अंदर x/5, डी ऑप्शन के अंदर है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अनुपात में a के स्थान पर क्या आएगा, यह आपको बताना है। तो a के स्थान पर क्या आएगा, अपने पास क्या दे रखा है 180/a इक्वल क्या दे रखा है 11/44। तो जिस रेशो के अंदर ये वाला पोर्शन होगा उसी रेशो के अंदर ये पोर्शन होगा। तो ये 11 से 44 कैसे बन रहा है, 4 से मल्टीपल करके। तो 18 से कैसे बनेगा, 4 से मल्टीपल करके। तो क्या हो जाएगा 18 चौक 72, 720। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आए, 720 निकल कर आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ, जिसमें आपको दे रखा है कि एक वाटर टैंक का आरंभ में 1/10 भाग भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। इसके बाद टैंक को भरने के लिए पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है, जहां पाइप बी इसे 30 मिनट में और पाइप सी इसे 40 मिनट में भर सकता है। टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आरंभ में अपने पास कितना भरा हुआ 1/10, और इस 1/10 को खाली करने के अंदर, जो 1/10 है इसको खाली करने में ए के द्वारा 6 मिनट का समय लिया जाता है। तो अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो उसको खाली करने में ए के द्वारा कितने मिनट का समय लिया जाता, 10 को 6 से मल्टीपल कर दो, कितना हुआ 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का समय वो लेता। तो ए कितने मिनट में खाली कर सकता है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। बी उसे कितने मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में भर सकता है। सी उसे कितने मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तीनों अपने पास है, तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया 60 30 40 का 120। तो ए 60 मिनट में भरे खाली करेगा तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, माइनस के 2। बी 30 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, प्लस के 4। सी 40 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, प्लस के 3। ठीक है, और तीनों को एक साथ खोला जाता है तो तीनों एक साथ कितना भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो गया 4 + 3 7 - 2 इक्वल क्या हो गया 5 हो गया। तो कितने मिनट में भर देंगे 120/5 इक्वल क्या हो गया 24 मिनट। कितने आ गए 24 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो गया 24 मिनट आ गया। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे जी सर आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जो परसेंटेज का है, जो किसके अंदर पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा गया था। रेलवे ग्रुप डी जो पिछली बार लगी थी उसके अंदर ये सवाल बहुत ज्यादा आया था। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको दे रखा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 15% कम हो जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीनों और 4 टीवी की कुल कीमतों में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पे अपने पास है वॉशिंग मशीन और यहां अपने पास है टीवी। ठीक है, क्या आ गई वॉशिंग मशीन और टीवी आ गई है। और ये क्या कह रहा है, जो टीवी की कीमत से वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है 25% कम है। तो 25% का मतलब 1/4। अगर टीवी की कीमत 4 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है 3।
ठीक है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है, 83% बढ़ जाती है, और टीवी की कीमत 15% कम हो जाती है। ठीक है। तो यहां आपको दे रखा है कि आपको क्या बताना, 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कुल कीमतों में कुल कीमत प्रतिशत बताना है। तो 8 तो क्या हो गई वॉशिंग मशीन, और टीवी कितनी हो गई 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 और 4 दूनी 8, 2 बार, तो इनका रेशो क्या हो गया 3:2 निकल कर आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 83% बढ़ रहा था वो एक टीवी की कीमत पर बढ़ रहा था। 3 पर कितना बढ़ जाएगा, 3 पर बढ़ जाएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249%। यहाँ पे 15% एक टीवी की कीमत पर कम हो रहा था, तो 2 पर कितना हो जाएगा कम, माइनस के 30%। ओवरऑल कितना बढ़ा, 30 माइनस कर दो, कितना हो गया 219% बढ़ गया। तो कितने पे बढ़ा ओवरऑल, 2 और 3 पर, 5 पर बढ़ गया। तो 5 का भाग देते हैं, तो 5 का भाग देने के लिए क्या करते हैं, संख्या को दुगुनी कर देते हैं, 9 दूनी 18, 3 और 4 और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, 43.8% का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। नहीं समझ में आया है तो आप उसको दोबारा से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। आपको आंकड़े दे रखे, एक तो ये है और एक ये है, इसमें x है और इसमें y दे रखा है, और बहुलक का योग आपको क्या दे रखा है 11 दे रखा है। जो दोनों के बहुलकों का योग 11 है, और इसमें x बड़ा है y से, तो x और y के बीच संभावित सही संबंध क्या है ये आपको बताना है। तो इस वाले आंकड़े में देखेंगे तो बहुलक क्या हो सकता है, 7, 7, 3 और 3 दोनों ही है। तो यहाँ पे ये x 7 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या है, या तो 7 है या फिर 3 है। ठीक है। इसमें देखेंगे इस आंकड़े में तो यहाँ पे अपन को 4 भी दिख रहा है और 8, 8 भी दिख रहा है। तो जो इसका बहुलक है मतलब y है, बहुलक 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो y की वैल्यू क्या है, 8 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो x है वो बड़ा है y से, तो x क्या लेना अपन को 7 लेना है, x ये है, और y क्या लेना है छोटा लेना है, तो y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि दोनों के योग 11 है, क्या 7 और 4 11 हो रहे हैं, सही है हो रहे हैं। तो आपसे पूछा कि संभावित संबंध बताना है, तो ए ऑप्शन देखिए, क्या x प्लस वाई 10 हो सकता है, नहीं। जब क्वेश्चन में 11 दे रखता कैसे हो सकता है, क्या 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या x माइनस वाई 3 हो सकता है, तो 7 और 4 माइनस 3 हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि 3 पेन की कीमत 5 पेंसिल की कीमत के बराबर है। तो 5 पेन और 3 पेंसिल की कीमत आपको बतानी है। कीमत है 34, तो 3 पेन और 5 पेंसिल की कीमत आपको बतानी है। ठीक है, चलो बताते हैं। यहां आपको दे रखा है कि 3 पेन, पेन को मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा और पेंसिल को पीई एन से। ठीक है, इक्वल क्या है 5 पीई एन पेंसिल। तो एक पेन इक्वल क्या हो गया 5/3 पेंसिल। ठीक है, तो यहां पे लगा दीजिए इसको। यहां पे आपको दे रखा है 5 पेन, क्या दे रखा है 5 पेन प्लस 3 पेंसिल इक्वल क्या है 34। तो पेन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5 × 5/3 पेन, 3 पेंसिल प्लस 3 पेंसिल इक्वल क्या हो गया 34। तो क्या होगा 25, ये हो गए 25। इसको मिटा के लिख देते हैं अपन, 25/3। ठीक है, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया ये 25 ऐसे कैसे प्लस 9, क्या हो गया ये पेंसिल इक्वल 34। ठीक है, तो 3 इधर जाएगा, क्या करेगा 3 इधर जाएगा, 3 को यहां से हटा देंगे,
और ये इधर चला गया 3, ये हो गया। तो जो पेंसिल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी 9 और 25 कितने होते हैं 34। तो 34 इंटू 3/34, 34 से 34 कैंसिल। तो पेंसिल की वैल्यू अपने पास आ गई 3। पेंसिल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो यहां पूछा है कि 3 पेन और 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो पेन को किस में, पेंसिल में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को मल्टीपल करेंगे किस में, 5/3 में, प्लस ऐड क्या कर देंगे 5, क्या हुआ 3 से 3 कैंसिल, कितनी हो गई 10 पेंसिल हो गई। और एक पेंसिल की कीमत कितनी है 3, इक्वल कितना होगा 30। तो आपका आंसर क्या आ गया 30 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन, दोगुने काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो ए भी अकेला उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो दुगने काम को क्या कर सकता है 20 दिन में। तो देखते ही आपको डी राइट आंसर टिक कर देना। वो कैसे करते हैं, ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। तो ए प्लस बी आपको क्या दे रखा है, ये 5 दिन में काम कर सकता है, और बी करता है 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना गया 10। ये एक दिन में कितना काम करेगा 2, और एक दिन में 1 काम करेगा। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ए बी यहाँ पे दोनों 2 काम कर रहे हैं, तो अगर बी 1 कर रहा है तो ए बी क्या करेगा 1 ही काम करेगा। तो टोटल काम क्या है 2, 10 है, इसका दुगुना क्या होगा 2 से मल्टीपल कर दो। ए क्या करता है एक दिन में 1 काम करता है, क्या होगा 20 दिन में उस कार्य को कर देगा। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको दोनों कामों की दिनों की संख्या 5 दे रखी है, कोई भी दे रखी है 5 अच्छा है, अगर वहां पे एक के कामों की दिनों की संख्या उससे दुगनी दे रखी है, तो जो दूसरा है उसकी भी दिनों की संख्या दुगनी ही होगी। ये आपको पता होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24 में आपको दे रखा है कि 6800 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संचित था। तो आपको 10% दिखते ही इसके 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद आ जाना चाहिए, जो 21% होता है। तो 6800 का 1% होता है 68, और उस 21% निकालें, क्या करेंगे 21 से मल्टीपल करते हैं, कितना गया 21 8 168 का 8, और 21 का 126 और 16 कितने हो गए 142, 1428 क्या गया इसका सी आई आ गया है। और क्या करेंगे 6800 में ऐड कर देंगे, तो कितना गया अपने पास 28 2 6 1 7 8 8228 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो आप लोग सोच रहे हो 21 कैसे आया, ये आपको याद होना चाहिए और निकालना है। मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई राशि 100 है, कोई राशि कितनी है 100 है, अब उसमें क्या होता है 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% ब्याज लग जाता है एक साल में, तो 10% लग गया। तो 100 का 10% कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 110। फिर दूसरी साल उसके ऊपर क्या होता है 10% का ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है 10%। तो 110 का 10% कितना हो गया 11, तो 11 ऐड कर देंगे कितना हो गया 121। तो पहले कोई राशि 100 थी, 2 वर्ष बाद में 121 हो गई, कितने की वृद्धि हुई 21 की वृद्धि हुई। तो 100 पर 21 की वृद्धि मतलब 21% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हो, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो भी एक अच्छा तरीका है गोल्डन रेशो से। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो गोल्डन रेशो होता है वो होता है 2:1। तो अब क्या करते हैं, हमें दे रखा है 10%, तो हम क्या करते हैं 6800 का 10% निकालते हैं। तो 6800 का 10% कितना होता है 680, कितना होता है 680। फिर आगे 680 का 10% निकालते हैं, तो कितना गया 68, कितना गया 68। आपको निकालना तो आता है ना 10% कैसे निकालते हैं, इसके 1% को 10 से मल्टीपल कर दिए, कितना होगा 68 1% है 10 से मल्टीपल 680। ठीक, वैसे ही यहाँ करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीपल कर दो, इसको 1 से मल्टीपल कर दो, कितना हो गया 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 13, 1360 ये हो गया और ये 68 ये हो गया। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया
8 6 6 12 और 1 13 14, 1428। अब इसको क्या करना है, राशि के अंदर 6800 के अंदर ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल राशि आ जाएगी, मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको एक संख्या दे रखी है 14 जिम्नास्ट की, लंबाई दे रखी है और पूछा क्या है, बहुलक। तो आपको 14 की 14 संख्या को नहीं देखना कि कौन ज्यादा बड़ा है, आपको देखना है 4 संख्याओं को जो ऑप्शन में दे रखी है। तो पहला ऑप्शन 178, 178 को देखते हैं कितनी बार आया है, एक बार, दो बार। तो 178 कितनी बार आया है, दो बार आया है। ठीक है, ये दो बार। फिर देखते हैं 172 को, तो ये एक बार, दो बार। 172 कितनी बार आया है, दो बार आया है। तो ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दो तो बहुलक हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही दे रखा है। तीसरा चेक करते हैं 163, 163 163 163 163 है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, डी ऑप्शन। तो 173 का बहुलक है। ये भी चेक कर लेते हैं, 173 भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इस सवाल, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 25 में से कितना स्कोर आया है। जितना भी स्कोर आया है ईमानदारी से आपको कमेंट करना है, क्योंकि जो स्कोर आ रहा है वो आपके ईमानदारी का आ रहा है। वहां पर एग्जाम में आपको क्या है ना, जो क्वेश्चन आएगा उसी का स्कोर आपको मिलेगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लास इसी चैनल पर आएगी। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।